हाँ जी, चलिए अ वेरी गुड इवनिंग। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था डेथ ऑफ ए पार्टनर, और हमने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? 1932। बेटा अभी तक हमने क्या किया, जल्दी बताओ। रिटायरमेंट और डेथ में डिफरेंस क्या होते हैं मेन? कि रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड बट डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड। जो पार्टनर रिटायर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। और जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। जब हम उसको पेमेंट करते हैं, उसका अकाउंट सेटल करते हैं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो सारा पैसा उसको कैसे दे दो, कैश में दे दो या बैंक से दे दो। दूसरा, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तीसरा, कुछ पैसा उसको कैश दे दो या कुछ पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब अगर पार्टनर रिटायर हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। अगर पार्टनर की डेथ हुई है तो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनता है। बोलो बात क्लियर। फिर सर डेथ वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि डेथ या रिटायरमेंट कोई सा भी ले लो, दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। रिटायरमेंट और डेथ बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। अगर रिटायरमेंट या फिर डेथ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुई यानी 1 अप्रैल को हुई है, या फिर एंड ऑफ द ईयर में हुई यानी 31 मार्च को हुई है, अगर फाइनेंशियल ईयर है। कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को हुई है या फिर 31 दिसंबर को हुई है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट सर अगर रिटायरमेंट और डेथ कब हो रही है? ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, साल के बीच में हो रही है, तो जब तक वो रिटायर हुआ है या जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है प्रॉफिट बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर बेसिस। प्रॉफिट बेसिस में दो होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ये सर बात हमने कर ली थी। उसके बाद सर प्रॉफिट दिया किससे जाता है? एंट्री क्या होती है सर? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या एंट्री कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री, डेट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सब पढ़ा था। फिर सर हमने इसमें रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या फिर डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितना अमाउंट उसको ड्यू है उसकी कैपिटल में, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में। फिर उसको जितनी इंस्टॉलमेंट्स में बोलता है उतनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके अलोंग विद रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कर देते हैं? पे ऑफ कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट हमने याद रखने के लिए बोला था कि ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, डेट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इज नेवर प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, एनी रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये था हमारा पूरा चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ का जो हमने पढ़ा था। फिर रिटायरमेंट के केस में हमने 5 कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी पढ़ी थी, वो सेम एज इट इज डेथ वाले चैप्टर में अप्लाई हो जाती है और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज इसमें कुछ खास नहीं होता। जो जो चीजें रिटायरमेंट में पढ़ी है सेम एज इट इज सेम ट्रीटमेंट किस में आ जाएगी? डेथ में आ जाएगी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसके। तो आज जो हमारा टॉपिक रह गया लास्ट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का, वो है बेटा, लिखेंगे सेक्शन 37, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा वैसे तो बहुत रेयर होता है कि इसका क्वेश्चन पेपर में आए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैंने पहले ही बोला आपको कि बहुत रेयर होता है कि इसका पेपर क्वेश्चन में आए, सॉरी इसका ये क्वेश्चन पेपर में आए। ठीक है जी, बट हमारे सिलेबस में तो हमें करना जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, राइट? क्या है? 12th बोर्ड। तो हम रिस्क नहीं ले सकते। एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी चीज है, समझ लो। कितना टाइम लगना है? 5 मिनट लगने, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब सर सेक्शन 37 में क्या बात लिखी हुई है, आइए समझते हैं।
अब ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ ड्यूरिंग द ईयर या कभी भी रिटायर हुआ या उसकी डेथ हो गई है, फॉर एग्जाम्पल सुनो जी, 1 जुलाई 2025, ये एक काम करते हैं, 1 मई 2025 को कोई पार्टनर था जो कि मर गया था। कब मरा था बेटा? 1 मई 2025। तो इसका जितना भी अमाउंट बैलेंस बन रहा था वो मैंने इसको पे नहीं किया, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट में। क्या चीज बेटा? उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। जब मर जाता है तो हम एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाते हैं उसके, राइट। अब वो टोटल अमाउंट जो पेंडिंग था वो हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। अब हमने उसको कहा था कि बेटा हम पे कर देंगे तेरे को, ठीक है, 2-3 महीने में पे कर देंगे या अभी पे कर देंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। आज का डेट आ गई, अगस्त चल रहा है। मई में कोई पेमेंट नहीं करी जब मरा, जून में कोई पेमेंट नहीं करी, जुलाई में कोई पेमेंट नहीं करी, अगस्त में कोई पेमेंट नहीं करी। तो मान लीजिए आज की तारीख है 18। तो बेटा यहां पर इस केस में जो उसका एग्जीक्यूटर है वो फर्म के ऊपर क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे को इतना टाइम हो गया, तुमने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं दी। तो किस बेसिस पे क्लेम करेगा सर? सेक्शन 37 के बेसिस पे क्लेम करेगा। किसके बेसिस पे क्लेम करेगा? सेक्शन 37 के। कि भाई देखो 1 मई से आज हो गई है कितनी? 18 अगस्त। ना तुमने मुझे ये बता रहे हो कब पेमेंट करोगे, ठीक है, ना तुम मेरा पैसा दे रहे हो। तो उस केस में सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। और वो कहता है कि इस केस में 1 मई से लेकर के यहां तक 18 अगस्त तक फर्म ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। यस और नो? और क्या सिर्फ मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, जिसमें सी रिटायर हुआ, सी डाइड हुआ था, तो मुझे बताओ क्या इस फर्म में जो प्रॉफिट कमाया उस वक्त ए का पैसा लगा हुआ था, बी का पैसा लगा हुआ था, सी का पैसा लगा हुआ था, या तीनों का पैसा लगा हुआ था? सर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का पैसा लगा हुआ था और सी का लोन था, राइट। पैसा तो ए बी का लगा हुआ था और सी का लोन था। समझ में आ रही है बात? पर देखा जाए तो लोन ट्रांसफर ही तो किया था तो ये अमाउंट फर्म में ही था, तो ये अमाउंट फर्म में ही। तो सेक्शन 37 इस एग्जीक्यूटर को 2 ऑप्शन प्रोवाइड करता है ऐसे केस में। कितने ऑप्शन प्रोवाइड करता है? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन क्या है? कि भाई मरने के बाद आज तक का, मरने के बाद से लेकर के आज तक का जो भी अमाउंट था तुम्हारा ड्यू, उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो। या तो क्या ले लो? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। अमाउंट तो मिलेगा मिलेगा, पर अमाउंट के ऊपर क्या भाई, इतना टाइम बीत गया, 4-5 महीने हो गए, वो क्या मेरे खामा खामे गए? उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो 2 ऑप्शन है, या तो भाई 6% पर एनम का क्या ले ले? इंटरेस्ट ले ले, या फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले। प्रोपोर्शनेट क्या ले ले? प्रॉफिट ले ले का मतलब क्या है कि हम मानेंगे कि जो इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर अमाउंट हुआ है ना, वो अमाउंट क्या था? इसके अंदर लगा हुआ था, बिजनेस के अंदर, और उन्होंने इसके अमाउंट पर भी क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। पैसा वापसी क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो वो कहेगा मैं भी क्या हूं? प्रॉफिट का हकदार हूं। तो कहेंगे तेरा कितना पैसा था? वो कहता है मेरे 2 लाख रुपए थे जो तुमने वापसी नहीं किए। ए बी का पैसा टोटल लगा हुआ था, मान लेते ए का लगा हुआ था 3 लाख, बी का लगा हुआ था 2 लाख, और सी का कितना था? 2 लाख। तो तब फर्म के अंदर टोटल कैपिटल कितनी थी? 5 लाख, प्लस का लोन अमाउंट कितना था? 2 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख। वो कह रहा है कि ठीक है 5 लाख कैपिटल, पर टोटल अमाउंट जो तुम्हारे फर्म के अंदर इन्वेस्टेड है वो कितना है? 7 लाख। तो भाई टोटल 7 लाख में मेरा कितना है? 2 लाख। इस 7 लाख में से 2 लाख का रेशियो बन जाएगा कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना रेशियो में इतना प्रॉफिट चाहिए। 7 लाख में कितने हैं मेरे? 2 लाख हैं। तो इसके हिसाब से मुझे क्या दे दो? अब तक का, डेथ से लेके अब तक का जितने महीने का प्रॉफिट है वो मेरे को दे दो।
बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। तो ऐसे केस में फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया होगा वो देना पड़ेगा। अब सर वो क्या लेगा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेगा या प्रॉफिट लेगा? सर डिपेंड करेगा, हमें दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसमें जो क्या होगा, हाइयर होगा या हाईएस्ट होगा, वो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर को दे देंगे। तो अब क्या होगा कि सर वहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कहेगा कि लोन अकाउंट रीपे करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, या सेटल करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो दोनों आप कैलकुलेट करोगे। जितना उसका अमाउंट था 2 लाख, कितने महीने हुए अब तक, वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और साथ में उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और उन दोनों में से दो जोन सा ज्यादा होगा वो आप अमाउंट बताओगे कि भैया ये अमाउंट इसको दिया जाएगा। बोलो बात क्लियर? और कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 क्या प्रोविजंस हैं, रिटायरिंग पार्टनर को अगर उसका या डिसीज पार्टनर को उसका पैसा नहीं मिलता उसके एग्जीक्यूटर को, तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग उसके पास क्या राइट है? उसके पास राइट क्या है कि जितना अमाउंट उसका आउटस्टैंडिंग है, या तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले ले, या उसके ऊपर क्या ले ले, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले। तो ये बात लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, इसको तरीके से लिख लेते बेटा। लिखो पहले सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा क्या कहता है कि अगर पूरी पेमेंट या कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट रह जाती है पे करने को, और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कब और कैसे पेमेंट करी जाएगी, ना इंटरेस्ट बताया, ठीक है, ना ही प्रॉफिट का शेयर बताया, तो उस केस में सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग जो रिसीव्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसके पास चॉइस हो जाएंगी कि भैया या तो जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है, मान लीजिए 5 लाख टोटल अमाउंट था, उसमें से वो 2 लाख रुपए ले चुका है, तो बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, 3 लाख। तो या तो 3 लाख के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले ले, या वो उस 3 लाख रुपए जो प्रोपोर्शनल कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में क्या ले ले, शेयर ले ले। और वो कौन सा लेगा, जो दोनों में से हाईएस्ट होगा। क्लियर है बात? यहां पर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक बुक का क्वेश्चन कर लेंगे। बुक में एक ही इलस्ट्रेशन है इसका और एक ही क्वेश्चन दे रखा है बस, ठीक है। एक एग्जांपल मैं करा देता हूं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल्स कुछ इस तरीके से थी इनकी। ए की थी बेटा 3 लाख, बी की थी 5 लाख, और सी की थी 2 लाख। यहां पर सी डाइड, ठीक है जी, सी मर गया था कब, ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। देयर वॉज नो एग्रीमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, कैलकुलेट amount to be paid to seize executor according to section 37 of Indian Partnership Act 1932, ठीक है। कोई एग्रीमेंट नहीं, तो सी को कितना अमाउंट पे करना चाहिए हमें, 2 लाख, पर अभी तक पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। 1 जुलाई 2025 को मरा था, ठीक है। प्रॉफिट अर्न्ड
फॉर 6 months एंडेड 31 दिसंबर 2025 was 1 lakh. चलिए अब मुझे बताओ बेटा वो मरा कब था? 1 जुलाई को, ठीक है, और उसकी पेमेंट की बात कब हो रही है? 31 दिसंबर को, ठीक है। तो कितने महीने हो गए जुलाई से दिसंबर तक? 6 महीने। तो 6 महीने तक फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है? दिया हुआ है 50,000, 1 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1 लाख रुपए। यानी इन 6 महीनों में उसके मरने के बाद फर्म कितने रुपए कमा चुकी है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी है। तो फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 उसको 2 ऑप्शन दे रही है कि भाई तेरा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, जरा बताओगे उसका। जो सी मर गया उसके एग्जीक्यूटिव को कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 2 लाख। तो सेक्शन 37 दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, या तो भाई 2 लाख पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले ले, या फिर जितना प्रॉफिट हमने कमाया है उसमें अपनी कैपिटल के प्रपोर्शन में शेयर ले ले। वो क्या लेगा? जो चीज हाईएस्ट होगी। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। इसको हटा दूं, इधर शिफ्ट कर दूं, इसको इसको चलो जी बताओ सर, पहला ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बेटा उसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? जल्दी बताओ। 2 लाख। तो 2 लाख का कितना परसेंट देंगे उसको? 6% पूरे 12 महीने का? नहीं सर, जितने महीने फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसके पैसे को यूज करके। कितने महीने? 6 महीने। तो 6/12 बता दो जरा कितना हो जाएगा? बोलो जी बोलो। 2000 या तो उसको क्या बोला गया, या तो भाई 6,000 ले ले, या फिर दूसरा ऑप्शन शेयर इन प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख कैसे लेगा? अपनी कैपिटल के प्रपोर्शन में। कैसे लेगा? अपनी, तो कहेगा मेरी कैपिटल कितनी यूज करी तुमने, जरा बताना। उसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए थी। और टोटल पैसा कितना इन्वेस्टेड था? 3 और 5 8 तो कैपिटल थी, और 2 लाख कब यूज हुआ? टोटल कितना रुपए यूज हो रहा था? 10 लाख। तो 10 लाख में जितना 2 लाख का शेयर बनता है, यानी 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख कमाया ना उन्होंने। 10 लाख रुपए यूज करके 1 लाख कमाया। उसमें से सी बोल रहा है मेरे तो कितने हैं? 2 लाख। तो मेरे को 2 लाख के हिसाब से जितना प्रॉफिट कमाया उतना मुझे शेयर दे दो। बोलो बात क्लियर है? अब सर यहाँ 6/12 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो 1 लाख है ऑलरेडी कितने महीने का है? 6 महीने का है। बोलो बात क्लियर? तो सर कितना हो जाएगा जरा बताओ? कितना हो जाएगा? 20,000। लो जी 20,000। अब बताओ सी क्या लेगा? 6,000 लेगा, 20,000 लेगा? 20,000 लेगा। सेक्शन 37 अच्छे से समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे? एग्जीक्यूटर ऑफ सी विल एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। सेक्शन 37 इजी था मुश्किल था? बताओ। इजी था। या तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले ले, या जितना पैसा उसका रह गया आउटस्टैंडिंग टोटल कैपिटल में उसके हिसाब से प्रॉफिट में शेयर ले ले। इजी है। अब बेटा आपकी ड्यूटी है, अभी मैं सबकी सीट पे आ रहा हूं, एक क्वेश्चन सेम इसका आप करके दिखाओगे। आइए करिए। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर है डेथ का, क्वेश्चन नंबर है 37। यहां निकाल देता हूं मैं, बुक तो लाए नहीं होंगे आप लोग, कितने बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई ज्यादा करते हो, है ना।
लो जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेस है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे। पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। कहता है रमेश, सुरेश एंड दिनेश तीन पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दिनेश डाइड ऑन 1 मई 2024। ये डेथ कब होगी इसकी? 1 मई 2024 में डेथ हो गई। ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ रमेश, सुरेश एंड दिनेश आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स स्टूड एट 1,20,000, 80,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा मरा कौन है? दिनेश। उसका अमाउंट कितना देना था? आउटस्टैंडिंग कितना उसका टोटल? 50,000। अभी जो हमने एग्जांपल लिया तो उसमें 1,00,000 था, इस क्वेश्चन में कितना है? 50,000, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका 50,000 हो गया जो देना चाहिए था। कहता है रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 months विदाउट सेटिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। दिनेश को पेमेंट करे बिना उन्होंने डिसाइड किया हम कितना महीने चलाएंगे बिजनेस? 8 महीने चलाएंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 31 दिसंबर प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज अर्न। तो उन 8 महीनों में उसके मरने के बाद जो 8 महीने थे उसमें फर्म ने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 40,000 का प्रॉफिट कमा लिया। स्टेट, देखो क्या रहा है, स्टेट बताओ विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड। कहता है सेक्शन 37 के अंदर कौन से दो ऑप्शन है जो सी के दिनेश के एग्जीक्यूटर को एक्सरसाइज करना चाहिए? तो आपको दोनों निकाल के देखने पड़ेंगे। कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर इफ रमेश एंड सुरेश क्लियर द ड्यूज ऑफ दिनेश ऑन 31 दिसंबर 2024। कहता है अगर उसके ड्यूज क्लियर कर दिए जाएं तो उसको टोटल अमाउंट कितना देंगे? तो सर एक तो 50,000 जो था वो देंगे, प्लस दोनों में से एक चीज। क्या क्या है वो दो चीज? या तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट या फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर इन प्रॉफिट। चलिए फटाफट कैलकुलेट करो। आओ जी जरा पहला ऑप्शन बताओ। सर उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 50,000। 50,000 का 6% कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। या तो भाई ये अमाउंट ले ले या फिर प्रॉफिट। सर कितना प्रॉफिट कमाया उन्होंने 8 महीने में? 40,000। 40,000 में उसकी कैपिटल कितनी थी? 50,000। और टोटल कैपिटल कितनी थी? 1, 20 और 80, 2,00,000। 2,50,000। ये आ गया बेटा 8,000। ये बताओ ये कितना आ रहा है? 2,000। तो बताओ वो ऑप्शन 1 के साथ जाएगा ऑप्शन 2 के साथ जाएगा? सर ऑब्वियसली ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। तो उसको टोटल अमाउंट कितना देना है? सर 50,000 तो उसका आउटस्टैंडिंग था, प्लस 8,000 रुपए उसको और देना है प्रॉफिट का। तो टोटल 58,000 रुपीज की पेमेंट करी जाएगी। बोलो जी बात क्लियर हुई?